जी, मेंटेनेंस लॉ ये कहता है, मैं पहले आपको लॉ बता देता हूं। मेंटेनेंस लॉ ये कहता है दैट अ हस्बैंड हु हैविंग मींस रिफ्यूजेस टू मेंटेन हिज वाइफ हु डज नॉट हैव मींस। जी, ये एक कानून है। मेंटेनेंस एक औरत 4 जगह पे ले सकती है। जी, सीआरपीसी 125, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। और एक औरत चारों जगह पे अलग अलग मेंटेनेंस ले सकती है। जी, ऐसे बहुत से वाक्य हैं जहां पे एक औरत को 2-2, 3-3 जगह पे मेंटेनेंस मिल गई है। जबकि अगेन दुनिया का कोई भी कानून हो वो ये कहता है कि अगर आपके पास अल्टरनेटिव रेमेडीज अवेलेबल हैं तो जो आपने पहले अवेल कर ली आप उसके बाद दूसरी रेमेडी नहीं अवेल कर सकते। प्रश्न ये कि मेंटेनेंस एक्ट जब बना था वो सही था, उसको जो जिन विचारों में रखा गया था कि जो नारी जिनको आज आप मैं कहती हूँ कि चलिए मैंने मान लिया जो सक्षम नहीं है, मतलब जो सक्षम नहीं है वो नारी कहाँ जाएगी, उसे मेंटेनेंस मिले। लेकिन दिक्कत तो यही है ना कि जो सक्षम है उसे भी दिया जाता है, पर उसका दुरुपयोग हो रहा है। सवाल ये है, आप पूरी अगर बात समझेंगी सुनेंगी तो आपको शायद आप बोलें। चलिए सोनी जी बताइए। ऐसा होता है एक औरत सिर्फ मेंटेनेंस पाने के लिए केस नहीं करती है। जी, केस करने की वजहें कई होती हैं जो कि अलग अलग भी हो सकती हैं। एक वजह यह होती है कि इस आदमी को चक्कर कटाए जाएं। जी, औरत मेंटेनेंस माँ बाप भी ले सकते हैं और बच्चे भी ले सकते हैं, पर अगर माँ बाप को अपने जवान बेटे से मेंटेनेंस लेनी हो उसे केस वहां करना पड़ेगा जहां उनका बेटा रहता है, चाहे वो कितने भी बूढ़े हों। पर बीवी जहां वो रहती है टेम्परेरीली या परमानेंटली वहां पे केस कर सकती है। और टेम्परेरी वर्ड डिफाइंड नहीं है। एक औरत दिल्ली से कलकत्ता जा रही है, रास्ते में वो लखनऊ उतरी, वहां पे लखनऊ में वो मेंटेनेंस का केस कर सकती है और वो अदालत में दायर हो जाएगा, चाहे वो वहां रहती है या नहीं रहती। जी, उसको देते हैं। औरतें केस कहां करती हैं? जहां पे उनका कोई रिश्तेदार वकील है, जहां उनकी कोई जानकारी है, ऐसी जगहों पर जाके केस किए जाते हैं। जबकि मां बाप के पास ये सुविधा नहीं है। अगर लेजिस्लेचर ने अपनी विजडम में ये कानून बनाया तो उन्होंने तो सबके लिए बनाया ना। मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट डेस्टिट्यूशन एंड वैग्रेंसी। दैट इज द ओनली मोटिव ऑफ मेंटेनेंस। इसके अलावा कोई मोटिव नहीं है। बट इट्स यूज्ड टू पर समथिंग। जो इसका मिसयूज हो रहा है। क्यों? किरण जी आपसे जानना चाहता हूं आपके क्योंकि आप समाज में रह रही हैं और इन केसेस से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं, मेंटेनेंस का दुरुपयोग कितना हो रहा है आपकी नजर में? सब तरफ दुरुपयोग ही हो रहा है। जब लड़कियां कमा सकती हैं, पढ़ी लिखी लड़की लाते हैं तो यही सोच के लाते हैं कि ये सपोर्ट करेंगी फैमिली को। रादर ये उसको फैमिली जोड़ने के बदले उनको तोड़ देती हैं। ये सोचती हैं कि यहाँ से अच्छा मिल सकता है, अपना एक केस करती हैं, ना कोई डिस्कशन होती है ना कुछ होता है, और एक केस फाइल कर और मेंटेनेंस लेती हैं। एलिमनी एक ह्यूज अमाउंट एलिमनी मांगती हैं जी, जिसकी वो मतलब कि उसके लिए उनको पूरी जिंदगी घर बनाना था, पर वो 2 मिनट में एलिमनी का केस डाल देती हैं और ह्यूज अमाउंट लेती हैं। अदरवाइज उस लड़के को जेल जाना पड़ता है जी, और उसमें उनका कोई तथ्य नहीं होता। बस वो एक कुछ घंटों की शादी के बीच में उनको एक बड़ा अमाउंट मिल जाता है। क्यों? अपने वो पेरेंट्स को वो सब सुविधाएं देनी चाहती हैं जो उनके वहां नहीं होती हैं। यहाँ देखते हैं कि यहाँ बहुत अच्छा परिवार बसा हुआ है, सब खुशहाल हैं, तो ले जाके अपने माँ बाप को कर दो। उसके लिए खुद वो और एफर्ट्स नहीं करना चाहते। एक कानून का दुरुपयोग किया, कानून डाला और फटाफट उधर चल दी। अभिमन्यु जी आपसे जानना चाहता हूँ, उसके बाद 2-3 जी अभिमन्यु आप विक्टिम रह चुके हैं, आप क्या मानते हैं मेंटेनेंस का जो ये जो जितना भी एक प्रकार से इसे हम चक्कर ही कहेंगे, क्या कितना सही है कितना गलत? मेरे ख्याल से जब से ये बात ऊपर आई है जजेस के जहन में कम से कम कि हमें सिर्फ मेंटेनेंस के लिए नहीं देना है कि वो अपना भरण पोषण कर पाए, बल्कि उसके लिविंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देना है जी, उसके जीवन स्तर के हिसाब से देखना है जी, और उसकी इमोशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको तृप्त करने के लिए देना है। तब से ये मेंटेनेंस दुरुपयोग में आ गया है। ये लड़की के जितने भी रिक्वायरमेंट्स है उसके ऊपर होता है, या ये भी देखा जाता है कि लड़का कितना कमा रहा है उस हिसाब से भी होता है? दोनों तरफ से होता है। उसकी रिक्वायरमेंट्स की वो पहले किस टाइम अपने हस्बैंड के साथ किस लिविंग स्टैंडर्ड की आदी थी और अब इस वक्त उसका हस्बैंड कितना कमा रहा है जी। उनको ये लगता है कि उसका भरण पोषण ही नहीं करना हस्बैंड को, बावजूद इसके कि वो उसके साथ नहीं रहती, उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी हस्बैंड मेंटेन करे। यानी कि अगर वो शादी से पहले, अगर वो शादी के बाद गाड़ी भी घूमते थे तो शादी के बाद भी लड़की को गाड़ी में घूमना जरूरी हो जाएगा। मतलब कुछ घंटों की शादी के बाद उसका स्टैंडर्ड बदल जाएगा। मतलब उसको कोई फर्क ही ना पड़े कि वो हस्बैंड के साथ रह रही है या कहीं और रह रही है, उसको कोई फर्क ना पड़े। हमारे साथ तमाम जो हमारे अतिथि हैं उनसे अब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। 498A DV05
चाइल्ड कस्टडी, मेंटेनेंस लॉ, इतने तरह के कानून हैं जो एक साथ मिलकर आपको लगता है कि समाज को बिखेर रहे हैं, परिवारों को बिखेर रहे हैं, या कोई उम्मीद की किरण अभी भी बचती है? कहीं नजर आता है कि शायद समाज इन सबसे बच पाएगा? एक एक करके सबसे जानना चाहूंगा। अभिमन्यु जी, सबसे पहले आपसे। मैं मानता हूं कि जब तक इन कानूनों के मिसयूज से जुड़ा हुआ कोई क्लॉज हर एक कानून में नहीं डाला जाता जी, और गलत लोगों को इसका दुरुपयोग करने से नहीं रोका जाता, तो हमारा समाज कुछ ही समय में पूरी तरह से खंडित हो जाएगा, सोशल फैब्रिक ही खत्म हो जाएगा। सोनी जी, इतने सारे कानून और केसेस के बजाय ये सारे के सारे केसेस एक ही कोर्ट में चलें, चाहे वो फैमिली कोर्ट हो, और जितने भी कानून हैं उन्हें जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए जी, तभी कुछ संभावना बचती है परिवारों को बचाने की। अदरवाइज तो मुझे कुछ संभावनाएं नहीं लगती है। किरण जी, जो फॉल्स केस फाइल करती हैं उनके लिए सेम पनिशमेंट होनी चाहिए, जो कि अगर लड़का गिल्टी प्रूव होता तो जो पनिशमेंट उसको मिलनी थी वो उस लड़की को मिलनी चाहिए, उसके पेरेंट्स को मिलनी चाहिए जी, डॉरी देने वालों को जेल मिलनी चाहिए। फर्स्ट थिंग होना यही चाहिए कि अगर वो डॉरी देते हैं तो उनको जेल डालना चाहिए, और उनको फॉल्स केस डालने पे उनको फाइनेंशियल एंड जेल दोनों मिलना चाहिए। तब तक वो उनका दुरुपयोग नहीं रुकेगा। आप जितने मर्जी अच्छे केस कानून बना लीजिए, पर जब तक उनका दुरुपयोग करने वालों को सजा नहीं मिलेगी तो उनका मकसद तो सर्वोत्तम रहेगा, उनको कुछ नहीं मिले, एटलीस्ट बंदा तो टॉर्चर हुआ, उसकी इज्जत लुट गई, उसका परिवार बिखर गया, उसके माँ बाप खत्म हो गए, तो उनका मकसद तो सर्व हो गया ना। अगर उनको मेंटेनेंस नहीं भी मिलेगी 4 लाख की, तो भी उनका मकसद तो सर्व हो गया कि इस बंदे को खत्म कर दिया आपने। बिखराव को रोकने के लिए मैं अगर एक पंक्ति में कहना चाहूंगी तो ये कहूंगी कि बिखराव को अगर रोकना है तो संशोधन जरूरी है जी, क्योंकि संशोधन के बेसिस पे ही नारी के संशोधन के बेसिस पे ही ये कानून बना था। जिस कानून में त्रुटियां रह गई, अगर उसको भी संशोधित कर दिया जाए तो इस बिखराव को रोक सकते हैं। जी, घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। जी हाँ, घर को बचाना फिलहाल जरूरी है। सामाजिक व्यवस्था, जो पारिवारिक व्यवस्था बिल्कुल हमारी टूट रही है, उसे बचाने के लिए जरूरी है कि इस तरह के कानूनों में कुछ ऐसे बदलाव हों जिससे इनका मिसयूज ना हो, और अगर हो तो करने वालों को सख्त से सख्त सजा भी जरूर मिले। आज जो लड़कियां कॉलेज में पढ़ रही हैं, कल वो जिंदगी में आएंगी, पारिवारिक रिश्ता होगा, शादी होगी, और टकराव की स्थिति भी आ सकती है। ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगी, उनका इन्हीं कानूनों से वास्ता पड़ेगा, उनकी राय क्या है? अगले एपिसोड में जानेंगे हम ये कि क्या सोचती हैं हमारी आज की युवतियां। आपकी राय और सवाल का हमें इंतजार रहेगा। हमें आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल के लिए आप आईडी नोट कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है kanun@p7news.com। इसके अलावा आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। एसएमएस भेजने के लिए आप जाइए राइट मैसेज बॉक्स में, लिखिए क्यू, फिर अपने नाम और पते के साथ आप जो भी लिखना चाहें उससे भेज दें हमें 56000680 पर। तो फिलहाल के लिए कायदा कानून कार्यक्रम में इतना ही। आज सब विशिष्ट अतिथि हमारे बीच में आए, अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो अगली बार कायदा कानून में फिर से होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। फिलहाल मुकेश कपिल और पूरी कायदा कानून टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।